Hi dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेजरमेंट के IQ सीरीज की बात हो रही है, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए। इसके बाद इससे पिछले वाले सेशन में मैंने करंट और वोल्टेज मेजरमेंट पे कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए। चूंकि जो करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट का चैप्टर है हमारा, वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसके दो पार्ट्स रखे हुए हैं। तो आज हम उसी के दूसरा पार्ट देखेंगे। उससे पहले कि अगर मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में हमारा सेंटर कहाँ पे है? भोपाल में है। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारी टीम का नंबर है, जहाँ पे आप बात करके और फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में कोर्सेस अवेलेबल हैं। मेरा सजेशन तो यही रहता है कि आप हमेशा ऑफलाइन कोर्स जाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आप ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते, तो ये बहुत ही बेहतरीन सा ऐप है AEC प्लस का, जहाँ पे आपको कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं। आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज होंगे और साथ में ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली ही क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके और हमारे कोर्सेज को परचेस करके अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है iOS के लिए ऐप हमारा। तो ये करके आप हमारे ऐप का लाभ उठा सकते हैं और कोर्सेज को ऑनलाइन के रूप में भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज मेजरमेंट में IQ सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? अपना करंट एंड वोल्टेज का जो मेजरमेंट था, उसी का दूसरा पार्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आज मैं उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यानी इसके दूसरे पार्ट्स को देख रहा हूं। तो चलिए, इस सीरीज में जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमको क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग। देखिए, ये करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट है, हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा हमारा AC के साथ काम करेगा और कौन सा हमारा DC के साथ काम करेगा। तो देखिए, ये जो PMMC है, ये PMMC केवल DC मेजर करता है। ध्यान रहिए कि इससे आप केवल DC मेजर कर सकते हैं, यानी P वाले का 2 आएगा। P वाले का क्या होगा? 2 होगा। PMMC यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाले इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? ये केवल DC मेजर करते हैं। इसके बाद जो हमारा MI टाइप है, MI का क्या मतलब हुआ? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। MI हमारा क्या करता है कि AC एंड DC बोथ मेजर करता है। ऐसा क्यों ये दोनों मेजर कर पाता है? क्योंकि यह RMS वैल्यू पे काम करता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट RMS वैल्यू पे काम करते हैं, क्योंकि DC की भी तो RMS वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं 10 वोल्ट का सिग्नल है, तो इसकी RMS वैल्यू तो है ही 10 वोल्ट, यानी कि MI वाले DC और AC दोनों के लिए काम करते हैं। रेक्टिफायर टाइप भी इंस्ट्रूमेंट हमारा किस पे काम करता है? RMS मेजर करता है। बाद में उसको साइनोसॉइड के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी AC एंड DC बोथ के लिए काम करेगा। इसके बाद ED टाइप का जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो भी क्या होता है? दोनों के साथ वो काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये जो ED टाइप होते हैं, ये वॉट मीटर बनाए जाते हैं। तो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में वॉट मीटर पे एक अलग से सेशन लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको केवल वॉट मीटर की बातें करूंगा। वहां पे मैं आपको एनर्जी मीटर और वॉट मीटर की बातें करके बताऊंगा। यानी कि P का 2 हो गया और जो Q है उसका 3। इसके बाद अगर इसके आंसर को आराम से लिखते, तो जो P वाला है वो 2 हो जाएगा, Q वाला 3 हो जाएगा, साथ में R वाला भी 3 हो जाएगा, और इसके बाद S वाला भी 3 हो जाएगा। और एक हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे जब अलग अलग कभी क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल में बात होगी। ED टाइप वाली बेसिकली हमारे स्पेशल किस पे हैं? वॉट मीटर के लिए बने हुए होते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला सवाल।
मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लें अलग से कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, आरएमएस एवरेज, कौन सा डीसी मेजर करेगा, कौन सा एसी मेजर करेगा। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए ये क्या सवाल दे रखा है हमको कि द डिफ्लेक्शन एंगल, ओके, MI अमीटर मूविंग आयरन की बात करना चाह रहा है, इज 60 डिग्री फॉर 1 एम्पियर डीसी। ओके, यानी कि हमको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, डिफ्लेक्शन कितना 60 डिग्री दे रखा है जब करंट 1 एम्पियर डीसी है। ठीक है, इफ अ करंट इज साइन 3140, यानी एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे रखा है, तब हमको निकालना है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी नया थीटा हमको निकालना है, थीटा डैश मैंने नाम दे दिया। तो ये जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो थीटा होता है यानी डिफ्लेक्शन, वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। लेकिन ध्यान रहे कि ये आई जो है तो आरएमएस वाला आई है। कौन सा आई? आरएमएस वैल्यू है। तो अगर मैं रेशियो लिखूं तो जब थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है, यहां पे हमको एक थीटा डैश चाहिए, तब 1 एम्पियर की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का स्क्वायर। और जब करंट ये पास होगा, यहां पे इसका एम्पलीट्यूड 1 गिवन है, तो 1 की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सिग्नल की, 1/√2। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है यानी 1/2 है, तो ये हो जाएगा थीटा डैश अपॉन 60, ये 1/2 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो गया 1/2 यहाँ पे आ गया। नहीं, एक मिनट, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये 1 है, ये 1 था, और यहाँ पे ये 1/2 है, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि ये 2 निकल के आ गया, ऊपर 2 बना, हमने इसका इन्वर्स ले लिया तो 1/2 बनेगा। यानी यहां से अगर मैं थीटा डैश देखूं तो थीटा डैश इक्वल टू कितना आ रहा है, जो हमारा थीटा डैश है वो हमारा आ रहा है ये 230 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना था कि जो भी MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है RMS वैल्यू को। तो यहां से हमारा थीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा डैश जो है तो आ चुका है हमारा 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, सी हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द एक्यूरेसी ऑफ, एक्यूरेसी की बात करना चाह रहा है हमसे। ठीक है, डी आर्सनल मूवमेंट यूज्ड इन कॉमन लेबोरेटरी मीटर्स, ये और कुछ भी नहीं है, जो पीएमएमसी को जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है पीएमएमसी, ये उसी का नाम है एक्यूरेसी। तो देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कहीं से पता चलेगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे रटा हुआ होना चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी 1% होती है। मतलब इसमें ज्यादा जानने और ना जानने की जरूरत नहीं है, एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, आपको पता होना चाहिए तभी बनेगा। सिमिलरली इसकी एक्यूरेसी 1% है, तो यहां से इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सवाल एक हमको क्या दे रखा है कि अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ अ करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, यानी एक हमको मूविंग कॉइल यानी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 500 ओम है। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो क्या क्या मेंशन है, आई फुल स्केल हमको कितना दे रखा है 50 माइक्रो एम्पियर। ओके, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.05 मिली एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 500 ओम दे रखा है, तो यानी कि यहां से मैं इसका अगर वोल्टेज निकालूं, फुल स्केल वोल्टेज लेके चलूं, तो 0.05 रेजिस्टेंस चूंकि कितना गिवन है यहाँ पे इसका R इक्वल टू हमको 500 ओम गिवन है, अगर इसको मैं किलो ओम में ले जाऊं तो 0.5 किलो ओम्स। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा कितना, फुल स्केल कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 0.5। अब इसकी वैल्यू अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा।
इसको अगर मैं सॉल्व करूं 0.05 इंटू 0.5 तो यह आ जाएगा 0.025 0.025 यानी ये अभी जो इसकी रेंज है अगर मैं लिखूं तो अभी ये मेजर कर रहा है फुल स्केल कितना 0.025 वोल्ट। अभी ये कितना मेजर कर रहा है 0.025 वोल्ट। अब ये हमसे इसके रेंज एक्सटेंशन की बात करना चाह रहा है। इसकी रेंज को ये 0 से 100 बनाना चाह रहा है। ये देखिए 0 से 100 यानी कि अगर मैं m निकालूं यहां से m माने मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू रेंज। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बात बताई थी कि न्यू रेंज यहां पे कितनी है 100 अपॉन ओल्ड रेंज। ओल्ड रेंज कितनी है 0. ओल्ड रेंज है 0.025 तो यहां से m कितना आ जाएगा तो यहां से अगर मैं m निकालूं तो m कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.025 तो m की वैल्यू यहां पे आ गई है 4000। m कितना आ चुका है 4000। ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसकी यहां पे कोई यूनिट नहीं होगी। अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा तो उसके लिए जो हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस कल भी मैंने ये बात बताई थी कि जब भी आप कभी अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल और जब भी आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसीलिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपसे आंसर ये मेगा ओम में पूछा है यानी कि हम हाई रेजिस्टेंस ऐड करने जा रहे हैं। तो आर एस इक्वल टू क्या होता है आर एम इंटू m-1 ये होता है। ये जब हम उसको वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो यहां पे हमारा आर एस सी कितना हो जाएगा आर एम हमारा कितना था 0.5 ध्यान रहिए किलो ओम में है एम एम मतलब 4000 -1। अब 4000 -1 तो क्या ही वैल्यू बदली होगी एक को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं और ध्यान रहे कि इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.5 इंटू 4 इंटू 1000 तो यहां से तो 1 किलो दे ही रहा था ये एक के और साथ में 1000 से 1 किलो आ गया यानी ये बन गया 10 टू द पावर 6 यानी 0.5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसी को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे मेगा लिख देंगे। तो ये 4 पंचे 20 यानी 2 मेगा ओम किसकी वैल्यू आ गई आर एस सी की वैल्यू आ गई 2 मेगा ओम। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि आर एस सी 2 मेगा ओम कैसे आ रहा है। यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया है सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि भविष्य में 2 सवाल एक आपको ये और जो मैं एक आपको ये पिछली क्लास में बताया था कि आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन m-1 ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इस पे आए दिन एक आध सवाल आपसे वो एग्जाम में पूछ लेगा तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हमारा एसएससी का प्री हुआ करता था उसमें एमसीक्यू जाते थे तो उसमें आपसे सवाल आए चाहे ना आए फिर भी आप कभी कभी आंसर सही करके आ जाया करते थे। लेकिन अब जो मेंस है जो भी हमारा मेंस है मेंस माने कौन सा मेंस यूपीएससी वाला नहीं एसएससी वाला तो उसकी खासियत क्या है कि वहां पे आपसे वो डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछेंगी। तो उसी आपको तैयारी को इनहेंस करने के लिए एईसी की टीम अभ्यास बैच लेके आई है जहां पे हमारा मेन फोकस ही है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए। आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जहां पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या खासियत है इसकी कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 2 महीनों में। तो आप अपनी आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस यहाँ से करिए फिर एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म करके आइए।
अब अगर मान लीजिए कि कोई नहीं करना चाह रहा है भाई कोर्स पूरा ज्वाइन, तो उसके लिए हमारे पास अलग से टेस्ट सीरीज भी है मात्र 1000 रुपये में, जहां पे आप ज्वाइन करके 10 टोटल टेस्ट हैं, 5 मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट हैं और 5 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये वाला जो सवाल है ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक ही पेपर में 2 बार यही सवाल पूछा जा चुका है। मतलब कि ये सारे एग्जाम में आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम अगर उठाएंगे उसमें मेजरमेंट आया है तो कभी ना कभी इतिहास रहा है इसका कि ये वाला सवाल पूछा ही गया है। एरर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन एमआई इंस्ट्रूमेंट। अगर फ्रीक्वेंसी के कारण जो भी चेंज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसका एकदम रटा रटा आंसर है कि क्या होता है वो, हम हमेशा ऐड करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं, एक स्वैम्पिंग रजिस्टर लगा देते हैं। तो इसको आप एकदम से याद ही कर लीजिएगा, ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ईडी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन केसिंग मेड अप ऑफ हाईली परमिएबल मटेरियल। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमने मान लिया कि हमने एक केज लगा दिया यहाँ पे और इसके अंदर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि ये इस टाइप की केजिंग क्यों की जाती है। तो इसका सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं कि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रिवेंट करने के लिए ये वाला स्टेप उठाते हैं, ताकि इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम से कम हो सके, इसके लिए ये किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा तो जो भी रीडिंग है वो क्या होगी, चेंज होगी। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यानी ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली बात करना चाह रहा है, क्योंकि अर्थ भी तो हमारा क्या है, एक तरह से मैग्नेट है। अब देखिए ये एक मैंने लास्ट में सवाल रखा है, ये सवाल देख के तो आपको लगेगा कि मेजरमेंट का है, बट मैं इसको मानता हूं कि एक मैथमेटिक्स का सवाल है। क्योंकि क्या दे रखा है कि इफ द करंट थ्रू एमआई इंस्ट्रूमेंट, एक हमको एमआई इंस्ट्रूमेंट है, इंक्रीज्ड बाई 20%, करंट को 20% से बढ़ा देने से व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखिए कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है यानी टीडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। यहां मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो कौन सा आई है, ये आरएमएस वैल्यू है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए यानी टी डी इक्वल टू के आई स्क्वायर में मान सकता हूं। अब ये कह रहा है कि हमने करंट को 20% से बढ़ा दिया, यानी अगर मान लीजिए कि 20% से बढ़ा देंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि पहले करंट हमारा 100 एम्पियर था, अब 100 को कोई 20% से बढ़ाएगा तो 120 हो जाएगा। या तो आप ऐसे करें या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 इंटू 1.2, तब भी तो कितना आ रहा है 120, तब भी ये कितना निकल के आ रहा है 120। यानी कि अगर किसी भी क्वांटिटी को मान लीजिए 50% बढ़ाना है तो आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब नया करंट जो है हमारा कितना हो जाएगा, न्यू करंट हो जाएगा हमारा, तो जो नया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है न्यू करंट हो जाएगा हमारा 1.2 टाइम्स ऑफ आई। अब टॉर्क इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से आई तो रहेगा ही, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर मतलब के 1.44 आई स्क्वायर, ये हो गया हमारा नया टॉर्क। अब ये ध्यान से देखिए कि ये एक से कितना ज्यादा है, 0.44 ज्यादा है, यानी कि जो भी हमारी रीडिंग है वो 44% से बढ़ चुकी होगी। ये तो मैंने बता दिया, आप चाहे तो इसको 5वीं कक्षा वाला भी अप्रोच अपना सकते हैं। कैसे, नई रीडिंग हमारी क्या है, नई रीडिंग है के 1.44 आई स्क्वायर माइनस ओल्ड रीडिंग, ओल्ड रीडिंग कितनी है हमारी के आई स्क्वायर अपॉन ओल्ड रीडिंग, और लास्ट में इसको क्या करते थे, लास्ट में इसको हम क्या करते थे, लास्ट में हम इसको ये किया करते थे कि यहां से परसेंटेज निकाल के इनटू 100 कर दिया करते थे। या तो आप इस अप्रोच से जाएं या डायरेक्टली आपको जैसे ही यहाँ 1.44 दिखा, ये देखिए
जैसे ही आपको यहाँ 1.44 दिखा, यानी कि ये 100 प्लस उसका 40% है, यानी 100 से ये 40%, माफ कीजिएगा 40 नहीं 44% ज्यादा है। ये कितना है, 100 से 44% बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44%। इसमें गलती के चांसेस यहां हो सकते हैं कि आप जल्दीबाजी से 20 देखें और ये कह रहा है स्क्वायर आप जानते ही हैं, तो आप इसको 20 दूनी 40 कर सकते हैं, जो गलत होगा। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा 44। तो ये था इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगले सेशन पे मैं आपको लेके आऊंगा मे बी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो वाला सेशन में डिस्कस करूंगा। इसके मैंने 2 सेशन करा दिए हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है तो इसके लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप या तो इस लिंक पे जा सकते हैं या तो आप इसको एसी यूट्यूब चैनल एंड वाईटी डिस्कशन चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकॉन को प्रेस करिए। फिर से धन्यवाद आपका।